सो हेलो गाइस, दिस इज कुशल सरकार और आज के इस वीडियो में अपन मार्किंग करने जा रहे हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का। बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी ज्योग्राफी की मार्किंग की, तो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। अब आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म है। इन सारे पॉइंट्स को चाहे आप नोट्स बना लो या बुक में मार्क करके उन्हीं से पढ़ लो और यही आपको एग्ज़ाम में एज इट इज़ लिखना है। तो इस वीडियो के बाद में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एकदम ख़त्म। पर शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि कई लोग हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसे 70% ऑडियंस है जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। तो यार वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर दिया करो ना, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की मार्किंग। तो यहाँ पर पहले पेज में अपने को यहाँ पर बताया गया है डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स। तो सिंपल 1 मार्क में पूछ सकता है व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स। तो आपको यही वाला पैराग्राफ लिख देना है। उसके बाद फिर लाइन टू लाइन यहाँ पर से क्वेश्चन बन जाता है एनसीईआरटी का। ह्यूमंस बीइंग इंटरैक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक्सप्लेन। तो आपको ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट और ये 3 पॉइंट जो मैंने मार्क कर रखे हैं यही इसका आंसर होगा, आपको यही लिखना है। उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। अगर आपको सिंपली पूछा जाए व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्स, तो आपको यही पॉइंट्स लिख देने। इसमें फिर आपको कुछ भी एक्सटेंड करके आगे जो पॉइंट्स दिए गए उनको नहीं लिखना है, बस इतना सही लिखना है। पर अगर आपको स्पेसिफिकली बताया जाए जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, फिर आपको ऐसे पॉइंट्स लिख के जो मैंने टिक कर रखे हैं, जो मैंने मार्क कर रखे हैं, उन्हीं को आपको याद करना है और वही पॉइंट्स होने वाले हैं, उन्हीं को आपको फिर एग्जाम में एज इट इज लिख देना। तो यहाँ पर मैंने पूरे अच्छे तरीके से मार्किंग कर दी है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जहाँ आपको एग्जाम्पल्स पूछे जाए वहाँ मेंशन कर देना एग्जाम्पल ज्योग्राफी में एग्जाम्पल की इंपॉर्टेंस पीक पे है। तो एग्जाम्पल्स डेफिनेटली सारी चीज़ों के 2-3 एग्जाम्पल आपको डेफिनेटली याद होने चाहिए। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो सब प्रॉपर ढंग से मार्किंग कर रखी है, तो आपको यही करना है। फिर यहाँ पर हाईलाइट मैंने कर रखा है, जो ये सब हाईलाइटेड पॉइंट्स है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 मार्कर में आपको सीधा पूछा जा सकता है, तो इन सारी चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखो। फिर यहाँ पर आता है यहाँ से सीधा एक MCQ बनाया जा सकता है इस डू यू नो से। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, यहीं पर हमारे मार्क्स कटते हैं और हमको इन्हीं चीज़ों से बच के रहना है। फिर आगे आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। हाँ, फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड रिजर्व्स। तो इसका आंसर भी मैंने यहाँ मार्क कर रखा है, आपको यहीं पर लिखना है। फिर यहाँ पर MCQ में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। नीचे डिफरेंट टाइप्स ऑफ दे सकता है, तो रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ स्टॉक। तो इसका गलत आंसर आपको ऐसे फंसा सकता है कि स्टॉक्स आर द सबसेट ऑफ रिजर्व्स, ऐसा आपको घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर आगे आता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है प्रॉब्लम्स कॉज्ड ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय ह्यूमन बींग्स। ये तीनों पॉइंट्स होने वाले हैं। तो इस टाइप के जितने भी इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स, इस टाइप के क्वेश्चन जैसे भी बनेंगे आपको ये तीनों पॉइंट्स एज इट इज लिख देना है। तो फिर यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स हैज़ बिकम एन एसेंशियल फॉर सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस, एक्सप्लेन। फिर यहाँ पर नीचे एक क्वेश्चन बन जाता है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी हुई है, यही इसका आंसर होगा। फिर नीचे अपने को 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताया गया, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। तो इस पैराग्राफ को आपको रीड करना है। तो मेनली यहाँ पर जो भी चीज़ें वो मैंने हाईलाइट कर रखी है। फिर नीचे व्हाट इज़ एजेंडा 21, ये भी आपको एक बार अच्छे से रीड करना है। और यहाँ पर ये यूनिसेड का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, सीधा 1 मार्कर MCQ में आपको डायरेक्टली आ जाएगा। तो अगला आता है आपका रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन बनता है वाई रिसोर्स प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अगर आपको सिंपली इतना ही पूछा जाए तो आपको इंडिया के बारे में नहीं लिखना है, ये वाले पॉइंट्स लिख देने लाइक यहाँ से देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। और फिर देयर आर सम रीजन्स, ये वाला आपको पैराग्राफ 2 पॉइंट में लिख देना है। और उसके बाद 3rd पॉइंट यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है हेल्प्स इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपको ये लिखना है। पर अगर आपको स्पेसिफिकली इंडिया के लिए पूछा जाए तो आपको ये मैंने पूरे जो पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं, ये जो एग्जाम्पल्स के साथ में पॉइंट्स हैं, ये आपको एज इट इज़ लिखना है। और यहाँ से फिर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है एनसीईआरटी से इंडिया हैज़ एनॉर्मस डाइवर्सिटी इन अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, एक्सप्लेन। तो आपको फिर यही वाला आंसर लिखना है। तो अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे, आपको ये लाइन पता नहीं होगा, आपको आंसर भले आता होगा लेकिन आपको पता ही नहीं होगा कि आपको कौन सा आंसर लिखना है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मार्किंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सिंपली आता है कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। यहाँ पर पूरा अच्छे तरीके से इन्होंने ही पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर रखा है, तो यही इसका आंसर होगा। जब भी स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग आए तो आपको यही पॉइंट्स उतार के आ जाना है पेपर के अंदर। फिर यहाँ पर ऐसा सच कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें आती नहीं है। फिर यहाँ पर आ जाता है अपने पास में कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। यहाँ से क्वेश्चन बनता है व्हाट स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय गांधी जी
फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो गांधी जी के बारे में स्टेटमेंट कभी भी पूछा जाए ऐसे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में, तो आपको यहीं से ये 3 पॉइंट्स बना के लिख देना है। पहले आपको यहाँ से शुरू करना है, गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न। ये मैंने यहाँ पर मार्क कर भी रखा है, ये फर्स्ट पॉइंट है। फिर ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा, फिर थर्ड पॉइंट ये ऊपर वाला पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, वाई देयर इज नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसका प्रॉपर्ली आंसर दिया नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर खुद आपको बता दिया है कि कौन कौन से पॉइंट्स होने वाले हैं। तो इन्हीं पॉइंट को आपको एलोबोरेट करके लिख देना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक पैराग्राफ आता है, तो इस पैराग्राफ को भी बस एक बार रीडिंग कर लेना। फिर अगला आता है लैंड रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये ऊपर वाले पैराग्राफ में हमको इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड बता रखा है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड के बारे में कभी पूछा जाए तो यही पॉइंट्स आपको लिखना है, इसी को आपको एलोबोरेट करके लिखना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट, तो इसी को आपको एलोबोरेट करके लिखना है पॉइंट्स बना के। फिर यहाँ नीचे में आपको रिलीफ फीचर्स ऑफ इंडिया बता रखा है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी ऐसी आप रीडिंग कर लेना। तो इस पैराग्राफ को भी आप ऐसे एक बार रीड मार लेना, ये कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर आता है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। तो यहाँ पर ये जो हाईलाइट कर रखा है, टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फिर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज। तो नीचे मैंने पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं, तो आपको यही वाले पॉइंट्स 3 या 4 पॉइंट्स हैं, तो इन्हीं को आपको लिख देना है एज इट इज़ एग्जाम में। फिर यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट मार्किंग कर रखी है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। तो ये डेट्स भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ये सब छोटे मोटे चीज़ें बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करनी है। फिर क्वेश्चन बन जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। तो ये 3 पॉइंट मैंने बता रखे, लेकिन ये तो बच्चों वाली चीज़ें, आप अपने मन से जितने बना के आप लिखना चाहो। ऐसा क्वेश्चन आए तो लड्डू है, बना के लिख दो। तो अगला हमारे पास में आता है रीजंस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो ठीक है, यहाँ पर पूरे पॉइंट्स अच्छे से मैंने मार्क कर रखे हैं। अगर आपको स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में पूछा जाए तो जो एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन कर रखे हैं आपको उनके साथ में एक्सप्लेन करना है। लेकिन आपको इन जनरल पूछा जाए रीजंस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, तो मैंने ये जो हाईलाइट कर रखा है सिर्फ आपको उसको ही लिखना है और उनको एक्सप्लेन करके पॉइंट्स बना देने हैं, ठीक है। उसके बाद में इसमें लास्ट आता है मेथड्स टू कंजर्व लैंड। यहाँ पर प्रॉपरली ढंग से पूरे पॉइंट्स मार्क दें, तो एज इट इज़ यही पॉइंट्स होने वाले, आपको यही लिखना है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है और सब कुछ प्रॉपरली एनसीईआरटी में मेंशन है। बस आपको चाहिए तो प्रॉपर स्मार्ट वर्क, और जो कि वो काम भी मैं आपको करके दे रहा हूँ। बस आपको अब ढंग से पढ़ना है, इन्हीं पॉइंट्स को आपको बार बार अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करना है, आपका काम डेफिनेटली हो जाएगा। आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी यही सेम काम किया था, जिसके कारण मेरे एसएसटी में 100 आउट ऑफ 100 है। मैंने कोई और बुक फॉलो नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ मार्किंग की और मार्किंग से ही पढ़ाई की बस। जो लोग 10 बुक इधर उधर करते रह गए उनके ख़राब नंबर हो गए, लेकिन मैं एनसीईआरटी पे स्टिक रहा। मैंने सिर्फ मार्किंग की, कोई नोट्स नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मार्किंग, जिसके कारण मेरे 100 आउट ऑफ 100 है। तो इसलिए ढंग से मार्किंग करो और इसमें पूरा फोकस करो। फिर अगला आता है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो इसके भी यहाँ पर पॉइंट्स मेंशनड है। सिंपल यही क्वेश्चंस आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, यही इसका आंसर होगा, यही आपको लिखना है। फिर आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, जिसमें मैंने हर सॉइल के आपको प्रॉपरली मार्क कर रखे हैं। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस टाइप का है। मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जितने भी एक सॉइल के फीचर्स हैं उसके आपके 3 से 4 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, प्लस उसके एग्जाम्पल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ मिलता है, किस टाइप का होता है, आपको ये सारी चीज़ें एकदम याद रखनी है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो उसको याद करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से खादर और बांगर पे क्वेश्चन बनता है, काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, तो ये भी आपको आना चाहिए। फिर आता है आपका ब्लैक सॉइल, जिसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है, रेग्यूर सॉइल भी बोला जाता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, ये सारी 1 मार्क 2 मार्क में इजीली पूछे जा सकती है, ये सब आपको ढंग से याद रखना है। फिर जैसे मान लो एलुवियल सॉइल की फीचर्स पूछे जाए तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले। तो ये प्रॉपरली आपको पूरा यहाँ पर मैंने बता दिया है, पूरा मार्क कर दिया है कि यही पॉइंट्स है, यही कंटेंट है। बस जो भी क्वेश्चन आए आपको आंसर यहीं से लिखना है। आपको कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कोई 10 तरह की चीज़ें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, आपको पॉइंट्स यहीं से लिखना है, मार्क्स आपको यही दिलाएगा। फिर आगे ये मैप आता है, तो इसको आपको मेजरली याद रखना है दिमाग में, कहाँ किस टाइप के सॉइल आते हैं, तो ये मैप भी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर ब्लैक सॉइल के फीचर्स को एक्सप्लेन कर रखा है। सिमिलरली यहाँ पर रेड एंड येलो सॉइल आता है। तो ये सारी मेन है, मैं बता रहा हूँ, एलुवियल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये आगे वाले सॉइल्स उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, बट फिर भी आपको याद पूरा रहना है, आपको मेहनत पूरी करनी है, आपको हर तरफ से रेडी रहना है कि कहीं कल को कुछ आ भी जाए तो भी मेरे को बन जाए। तो जो लोग एकदम ही चाहते हैं इंपॉर्टेंट, तो मैंने बता दिया एकदम ब्लैक सॉइल एंड एलुवियल सॉइल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
फिर सिमिलरली यहाँ पर लैटरेट सॉइल आ जाता है, ठीक है, फिर एरिड सॉइल आ जाता है, फिर फॉरेस्ट सॉइल आ जाता है। तो यही सारे पॉइंट्स है, आपको क्वेश्चन के हिसाब से पॉइंट्स लिख देने हैं। और क्वेश्चन कुछ बहुत रॉकेट साइंस क्वेश्चंस नहीं रहते, बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं। आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि पूछा क्या और मेरे को लिखना क्या है, तो उस हिसाब से आपको पॉइंट्स लिख देने हैं। फिर एकदम लास्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास में सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है सॉइल इरोजन की, फिर यहाँ पर गलीज की डेफिनेशन दी हुई है। सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बता रहा हूँ। फिर यहाँ पर शीट इरोजन एक्सप्लेन कर रखा है, फिर मैंने मार्क कर रखा है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। तो कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन जब भी पूछे तो ये गलती मत करना। पहले हमारे पास में था लैंड डिग्रेडेशन, ये है सॉइल इरोजन, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। जब भी सॉइल इरोजन पूछे आपको यही सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिख देने जो कि मैंने मार्क कर रखे हैं। फिर एकदम लास्ट में आ जाता है व्हाट आर द स्टेप्स फॉर सॉइल कंजर्वेशन। तो फिर यहाँ पर पॉइंट्स मेंशन्ड है, आपको यही लिखना है। काफ़ी ज़्यादा इजी टॉपिक्स है। तो इस चैप्टर में जो मैं मानता हूँ कि वो जो सॉइल वाला पार्ट है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इतने सारे इन्फॉर्मेशन याद रखने में प्रॉब्लम आती है। तो इसका एक ही टिप देना चाहूँगा कि बार बार पढ़ो, बार बार, जितने बार पढ़ोगे, जब टाइम मिलता है तब एक बार पढ़ लिया करो। तो जितने बार पढ़ोगे उतने बार याद हो जाएगा। मैं ऐसा कोई स्पेशल सुपर टिप या कुछ सीक्रेट नहीं था, एक ही चीज़ें बार बार लिखता था। मैं बहुत लिख के प्रैक्टिस की है मैंने, तो जाके मुझे एसएसटी याद हुए। लिखो और जब कम टाइम रहे तो बार बार पढ़ो, इससे आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। करके तो देखो यार, हो जाता है यार। तो इसी के साथ में हमारा पहला चैप्टर ज्योग्राफी का ख़त्म होता है। सारे पॉइंट्स बता दिए, सब कुछ मैंने अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है। तो अच्छे से मार्किंग कर लेना, PDF नीचे दिए हुए डेफिनेटली डाउनलोड कर लेना। और हाँ, अगर यहाँ तक देखे हो और अच्छा लगा और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो क्या कर रहे हो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को भी लाइक करो। तो सी या, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।